कहा जा रहा था कि अपने इस तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी खुद और उनकी सरकार दोनों कुछ सहमे सहमे रहेंगे, कुछ समझौते करते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं है। 272 भाजपा के पास नहीं है, भाजपा 240 पर आकर ठहर गई। और मोदी के विरोधियों को और भाजपा के विरोधियों को इसके लिए 15 अगस्त के मंच का इंतजार था कि लाल किले के प्राचीर से जब नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो क्या वो समझौतावादी मोदी होंगे। जैसा गठबंधन में सामान्यतः एक चलन है कि भाई आप वही सब कुछ बोले जो सबको पसंद हो, जो आपके सहयोगी हैं, भागीदार हैं सत्ता। लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी 78वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से भाषण देने उतरे तो उन्होंने अपनी शैली, अपना तेवर और अपना कथन तीनों वैसा ही रखा जैसा वो पूर्व में रखते रहे। तब जब उनकी पार्टी का स्पष्ट बहुमत था लोकसभा में अकेले, तब जैसे जो उनका स्वर था, जो कथानक होता था, वैसा ही तेवर, वैसा ही कलेवर, वैसा ही कथानक आज भी दिखाया मोदी ने। उसके 2-3 बानक देखिए। राजनीतिक हलकों में बड़े बड़े विद्वान क्या बता रहे थे कि ना अब कॉमन सिविल कोड की ओर तो या यूनिवर्सल सिविल कोड की ओर तो अब मोदी सरकार देखेगी भी नहीं। बोले क्यों? बोले नीतीश और चंद्रबाबू नायडू टाइट कर देंगे सरकार को। आज प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर, अब लाल किले की प्राचीर से ज्यादा पवित्र स्थान तो कोई है नहीं बोलने के लिए। वहां से उन्होंने कह दिया कि देश की जरूरत है, समय की जरूरत है एक सेकुलर सिविल कोड। मजहब के आधार पर कानूनों में भेदभाव करने वाली व्यवस्था देश में नहीं चल सकती, स्वीकार्य नहीं। यानी मानकर चलिए कि अब यूसीसी आने में देर नहीं। प्रधानमंत्री ने पूरे तेवर के साथ आज इस बात को लाल किले की प्राचीर से दोहरा दिया झंडारोहण के बाद। और दूसरी उन्होंने एक बात कही कि बार बार चुनाव, कभी यहां कभी वहां, 5 साल देश चुनाव के चक्र में फंसा रहे, इससे प्रगति बाधित होती है। एक देश एक चुनाव, और इसके लिए उन्होंने अपना कमिटमेंट वैसा ही दिखाया जैसा पिछले साल 15 अगस्त को दिखाया था, जब उनकी बहुमत की सरकार थी अपने दम की। इसके लिए भी विद्वान कह रहे थे कि चंद्रबाबू राजी नहीं होंगे एक देश एक चुनाव पर, और चंद्रबाबू के समर्थन पर मोदी की सरकार चल रही है, ऐसा बताया जा रहा था। लेकिन मोदी जी ने आज दोनों बातें कह दी, और उसी तेवर के साथ, उसी अंदाज में। अब इसका आप चाहें तो ये अर्थ निकाल सकते हैं कि बीजेपी के सहयोगी दल उन विषयों पर सहमत हैं जो बीजेपी के कोर इशू हैं, या जिनके लिए नरेंद्र मोदी का प्रायर कमिटमेंट है देश से, पहले से जिनके लिए वो प्रतिबद्धता जताते रहे और देश के साथ वचनबद्ध है। उसमें एक देश एक चुनाव और यूसीसी। और उसके बाद उनकी शैली का जो तेवर कलेवर है वो उससे भी आपको दिख गया कि परिवारवाद का मसला हो, चाहे राजनीति में जातिवाद का मसला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मसला हो, चाहे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने का मसला हो। मोदी ने आज फिर कहा कि मुझे पता है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने का जो वो मुहिम में चला रहा हूं उससे मुझे नुकसान हो सकता है, मैं सारे ऐसे भ्रष्ट तत्वों के निशाने पर हूं। लेकिन उन्होंने कहा कि इस डर से ये कार्रवाई रोकी नहीं जा सकती। ये वही तेवर है जो तब दिखता था जब मोदी भारतीय जनता पार्टी के बहुमत वाली सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, और आज वही तेवर तब भी दिख रहा है जब उनकी पार्टी 240 लोकसभा में सदस्य है उनकी पार्टी के, और सहयोगियों के साथ मिलकर वो बहुमत का आंकड़ा पूरा करते हैं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं एनडीए की सरकार है।
तकनीकी तौर पर ये किसकी सरकार है किसकी नहीं सरकार, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन मोदी का तेवर जस का तस है, उसमें राई रत्ती कहीं फर्क नहीं दिख रहा। और यूसीसी को उन्होंने एक नया नाम दे दिया, सेकुलर सिविल कोड। अब आओ करो बुराई, सेकुलर की तो बुराई नहीं कर पाओगे, कॉमन की कर सकते हो, यूनिवर्सल की कर सकते हो यूसीसी में, लेकिन सेकुलर शब्द की बुराई कैसे करोगे भाई? सेकुलर शब्द पर तो आपका पूरा तंबू तना है राजनीति का, विपक्ष का। योगी मोदी ने कहा चलो वही सेकुलर शब्द ले आओ जिसका विरोध करना इनको भारी पड़ जाए। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सेकुलर सिविल कोड का जो फंडा नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दिया है, देश के सामने जो अवधारणा रखी है, वो दरअसल विपक्ष की जाति की जो राजनीति है, विशेष तौर पर राहुल गांधी की कि जात को बिना गिने देश अब कुछ नहीं कर सकता, और देश में अगर कुछ भी करना है, कोई प्रगति करनी है तो पहले जात की गिनती करनी पड़ेगी, कितने ठाकुर, कितने बनिया, कितने काछी, कितने कायस्थ, कितने अहीर, ये सब गिनना पड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। और इसी क्रम में दूसरे एक एग्रेसिव टोन के साथ हैं अखिलेश यादव जी, जो कह रहे हैं कि बिना पीडीए के देश नहीं चल सकता, इस देश में 90% पीडीए है, इसलिए पीडीए की बात ही चलेगी। तो क्या जाति की राजनीति को तोड़ने के लिए, जाति की राजनीति को काउंटर करने के लिए, निष्प्रभावी करने के लिए मोदी ने अब अपना फोकस यूसीसी पर बढ़ा दिया है, और नए नाम के साथ सेकुलर सिविल कोड। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे, फिर बहस में चलेंगे। अठहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा झंडा फहराने के साथ साथ देश की फिजा में एक बार फिर से उस मुद्दे को भी उछाल दिया जो दशकों से सियासत का सबब इस देश में बना हुआ है। उस पर पीएम मोदी ने कहा कि सपने को पूरा करना हमारा संकल्प है। सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी को लेकर कई बार आदेश दिए हैं। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है, और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं, और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। कॉमन सिविल कोड के किरदार और कलेवर पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमन सिविल कोड को कम्युनल सिविल कोड सरीखा बता दिया। वहीं इसकी नई परिभाषा में पीएम मोदी ने नया नाम देते हुए कहा कि अब कॉमन सिविल कोड के बजाय सेक्युलर सिविल कोड पर चर्चा होनी चाहिए। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा, और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। अब प्रधानमंत्री मोदी ने यूसीसी को धर्म के आधार पर बांटने वाला बताते हुए ऊंच नीच का कारण बता दिया, लेकिन उनकी सेक्युलर वाली परिभाषा से भी नया घमासान शुरू हो चुका है। समान नागरिक संहिता को सेक्युलर कहने पर सियासी शोर भी सुनाई देने लगा है। पीडीए वाले खेमे से भी
खूब सवाल उठ रहे हैं। आम आदमी किसी से बात कर दीजिए, लगता ही नहीं कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, लगता है बीजेपी का एक छोटा मोटा नेता बोल रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको अपने पद की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। संविधान की शपथ लेते हैं और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाया गया कोड, उसको आप कम्युनल कोड कहते हैं। अटल जी के खिलाफ एक तरह से बोलते हैं कि पहली सरकारों में आतंकवाद के हमले होते थे। अटल जी के वक्त मैं मानता हूं कि संसद पे हमला हुआ था, मैं मानता हूं कि कंधार का विमान अपहरण हुआ था, ये सब हुआ, हम जानते हैं। लेकिन आज के दिन अटल जी का अपमान करना, कम से कम अटल जी ने आईएसआई को पठानकोट का निरीक्षण करने तो नहीं बुलाया था। पीएम मोदी के इस बयान के बाद सियासी गलियारों से लेकर मजहबी इदारों तक माहौल गर्मा चुका है। SC/ST, शेड्यूल ट्राइब और बुद्धिस्ट, जैनी, सिख, ये सब जितने भी मजहब के मानने वाले हैं, हर मजहब का अपना अपना वसूल है। तो एक वसूल और एक ज़ाब्ता हमारे भारत में नहीं हो सकता। भारत का मुसलमान प्रधानमंत्री की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता है, और अगर ये लागू होता है तो फिर समाज का ताना बाना बिखर जाएगा। बहरहाल शादी, तलाक, संपत्ति बंटवारा और बच्चों को गोद लेने जैसे करीब 8 मामलों में अभी अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून हैं। वहीं यूसीसी पर लॉ कमीशन भी राय मशवरे के जरिए इस कानून पर अपनी कवायद में जुटा है। सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट सभी गंभीर हैं, लेकिन अब सवाल ये कि यूसीसी पर प्रधानमंत्री मोदी की नई परिभाषा के मायने क्या हैं? क्या ये विपक्ष के पीडीए का तोड़ है? सवाल ये भी कि समान नागरिक संहिता की जगह सेक्युलर सिविल कोड क्यों? आज के प्रधानमंत्री के इस भाषण में खासतौर पर जहां वो एक समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, उसमें एक सबसे बड़ा टेक ये है कि अभी जो एग्जिस्टिंग लॉ हैं सिविल, उसके लिए उनको प्रधानमंत्री ने कहा कि वो एक तरह से कम्युनल हैं, लॉ है, और ये देश अब उनको स्वीकार नहीं कर सकता। 75 साल तक देश ने उनको ढोया, अब एक सेकुलर ढांचा चाहिए। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। डॉक्टर ऋचा सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ऋचा जी का स्वागत है। डॉक्टर केबी त्रिपाठी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, त्रिपाठी साहब का बहुत स्वागत है। डॉक्टर HS रावत हैं, हिंदू धर्मगुरु, रावत साहब का बहुत स्वागत है। मौलाना नदीमुद्दीन साहब हैं, अध्यक्ष हैं उलेमा काउंसिल के, मौलाना साहब का बहुत बहुत स्वागत। मौलाना साहब, आपसे बात शुरू करूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी जो सिविल कोड है ये कम्युनल है, ये मजहब के आधार पर भेदभाव करता है, ऊंच नीच पैदा करता है और नागरिकों को एक साथ एक से दूसरे से जुड़ने में बाधा पहुंचाता है। और उनका 75 साल तक इस देश ने इस कम्युनल सिविल कोड को झेल लिया, अब इसकी विदाई करनी होगी, सेकुलर सिविल कोड लाना होगा। इस बार प्रधानमंत्री ने वो शब्द चुन लिया जिस शब्द को अपने पास पेटेंट करा के विपक्ष ने रखा हुआ था, हर चुनाव में निकालता था, कहता था सेकुलर। इस बार वो वही शब्द लिया, बोले आओ गुरु अब इसका काट करो। मौलाना साहब, देखिए, पैरहन फाड़ दे गुंचे तो वो जीनत ठहरे, हम गरीबा भी करे चाक तो रुसवाई है। संविधान सभा पे एक यूनिफॉर्म, कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक बहुत लंबा चौड़ा डिबेट हुआ था। वो डिबेट के बाद वहां पर असहमति बनी कि अभी इसको लागू नहीं कर सकते। आर्टिकल 44 कहता है कि देश में आचार संहिता, समान नागरिकता लागू होना चाहिए। मगर मैं कहता हूं, अब आपका ज्यादा ज्ञानवर्धन कराना चाहता हूं, मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब तक ये कम्युनल था, तो क्या संविधान सभा में उस वक्त लोग कॉमन सिविल कोड की वकालत नहीं कर पाए, तो क्या वो कम्युनल थे? अब आइए जरा पलट करके इतिहास का पन्ना बताता हूँ। 1908 में बिरसा मुंडा ने एक के संघर्ष के फलस्वरूप एक एक्ट बना था। क्या? नागपुर टेनेंसी एक्ट था, संथाल परगना एक्ट था। क्या इसको वापस लिया जाएगा? नॉर्थ ईस्ट में संविधान ने उनके कल्चर की सुरक्षा दी है, क्या वो वापस लेंगे? एक बात, आइए तेलंगाना में पलट करके आइए कि हिंदुओं में मामू और भांजी के दरमियान में हकीकी मामू भांजी में शादी होती है।
क्या उसको खत्म कर पाएंगे? यहाँ पर तेलंगाना के अंदर दलित जो है एक मर्द 2 सगी बहनों से शादी करता है, क्या करेंगे? कई औरतें एक मर्द से शादी करती हैं। ये देश के विभिन्न हिस्सों में है। तो मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री संजीदा है। ये देश को एक तरह से हाँकिए मत। ये यूरोप नहीं है, फ्रांस नहीं है, अमेरिका नहीं है। यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, उनका अपना अपना कल्चर है, बने रहने दीजिए। देखिए, एक बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं कि एक बाग के अंदर कई फूल है। अगर एक माली एक ही फूल को सींचे तो माली ईमानदार नहीं, बेईमान माली होता है। तो बाग में बहुत फूल है, सबको रहने दीजिए, सबको अपने अपने तरीके से चलने दीजिए। ठीक है मौलाना साहब बहुत काबिल व्यक्ति हैं और मैं इस नाते उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। वो संविधान सभा तक ले गए हम लोगों को, तो मुझे भी कुछ स्मरण आ गया। राव साहब आपके पास आ रहा हूँ। हम लोगों की कुछ भ्रांतियां हैं मन में, जहन में। संविधान सभा में एक अच्छाई थी या समस्या थी, जो आपका मन करे वो मान लीजिए। मैं समस्या मानता हूं, मौलाना साहब अच्छाई मानेंगे अभी, क्योंकि वहां पहले जब बैठी पहली बार संविधान सभा मौलाना साहब, तो उन्होंने ये तय किया कि जो कुछ लिखेंगे इसमें मानेंगे, वो आम सहमति से मानेंगे, उस पर सब सहमत होंगे क्या, और जिसमें 4 आदमी भी खिलाफत वाले होंगे उसको छोड़ देंगे। फिर वो सरकारें देखें, संसद देखे। समझिएगा इस गहराई की बात कर रहा हूं, बहुत महीन बात कह रहा हूं क्या, गूगल से परे। कॉमन सिविल कोड पर जब जिरह हुई तो इस पर सहमति नहीं बनी। तो सहमति नहीं बनी तो वल्लभ भाई पटेल से लेकर राजेंद्र बाबू और बाबा साहब तक ने कहा कि इसको हम आने वाली सरकार और संसद पर छोड़ देते हैं। इसका अर्थ हम आप सब जानते हैं, और राजनीतिक मित्र तो अच्छे से जानते हैं, चाहे त्रिपाठी जी हो चाहे ऋचा हो। संसद में ये कानून नहीं है कि सब सहमत होंगे तभी बाजा बजेगा। बहुत सारे कानून सिंपल मेजॉरिटी से पास होते, बहुत सारे टू थर्ड से तो सब पास हो जाता। तो कि संसद अमान्य है नहीं ना। और बाबा साहब ने क्या कहा इसका, अभी कांग्रेस के यशस्वी प्रवक्ता जी खेड़ा साहब कह रहे थे कि पूज्य बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब को पढ़ा है नहीं, और बाबा साहब चिल्ला रहे हो सब लोग। बाबा साहब को पढ़ा है क्या? मैं बाबा साहब को उद्धृत करता हूं अपनी स्मृति के आधार पर, गलत निकले मुझे कोर्ट का नोटिस भिजवाइएगा। कॉमन सिविल कोड पर बाबा साहब ने कहा कि आपराधिक मामलों में जो कानून लागू है भारत में, वो पूरे भारत में हर जाति धर्म पर लागू है यथावत। संपत्ति के निस्तारण में, खरीद फरोख्त बेचने में जो कानून है वो सब पर लागू है। ऐसे उन्होंने कई कानून गिनाए बाबा साहब ने संविधान सभा में। मौलाना साहब सुन लीजिएगा, उन्होंने कहा इस तरह से देखें तो 90% तो देश में एक कानून, एक सिविल कोड चल ही रहा है, 10% मामले बाहर हैं। सिर्फ उनको ही उस एक रूपता में लाना है, इसलिए इस पर हंगामा क्यों? बाबा साहब ने कहा। इसलिए जो खेड़ा साहब बाबा साहब का झंडा लेके यहां आए थे, वो कह रहे थे बाबा साहब का संविधान बदलू। नहीं जी, बाबा साहब तो इस बात से सहमति नहीं थे। उन्होंने कहा था कि एक सिविल कोड एक होना चाहिए देश में। अब आओ बाबा साहब की खिलाफत करो, और जिनको ये हो, मैं बाबा साहब के उस उद्धरण का ढूंढ के वो भेज दूंगा रिकॉर्ड, क्योंकि संविधान सभा में जो कुछ बोला गया वो सब रिकॉर्डेड है। ऐसा तो नहीं कि मन से बोल के निकल जाएगा। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। दिल को बहलाने के लिए गालिब वो ख्याल अच्छा है। बाबा साहब आज होते तो खुद गवाही देते कि भैया सारे मसले हमारे गले में क्यों फंसा देते हो हमारे नाम से, आप लोग हमको पढ़ते हो नहीं। अब बाबा साहब, अरे दादा रे दादा, बाबा साहब को पढ़ो भी तो भैया। रावत साहब, मैं तो सोच रहा था, बड़े कुछ विद्वानों ने कहा, एक विद्वान का मैं वीडियो देख रहा था, उनने तो भविष्यवाणी कर दी थी कि 15 अगस्त को मोदी इस्तीफा दे देंगे, क्या भाषण देने के बाद। और ये तो सभी कह रहे थे, जितने मोदी के विरोधी लोग थे वो कह रहे थे गुरु अब पहले वाली बात नहीं दिखेगी, 15 अगस्त को पता लग जाएगा कितना दम है बंदे में। क्या अब की तो लुटे पिटे है भाई, अब तो झुक के अब कह रहे कि दैया मोदी जी तो कह रहे यूसीसी लाएंगे, राम भजो कह रहे एक देश में एक चुनाव कराएंगे। मुझे लग रहा है तुषारापात हो गया। उम्मीद थी
कि रावत जी आएंगे तो प्रणाम पाती करके सबको बोलेंगे, जैसे पंडित जी कथा बुलवाते हैं, प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, नमस्कार है। लेकिन मोदी जी तो उसी स्टाइल में बोले जैसा पहले बोलते रहे। भ्रष्टाचार पे भी ललकार रहे, जातिवाद पे भी ललकार रहे, और कह रहे यूसीसी भी लाएंगे और एक चुनाव कराएंगे रावत साहब। और मौलाना साहब कह रहे कि ये चल नहीं सकता देश में, मौलाना साहब भी कह रहे, और वो हमारे दूसरे मित्र बरेलवी वाले वो भी कह रहे कि ना, इससे ताना बाना बिखर जाएगा देश में। जी मौलाना नमुद्दीन साहब विद्वान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, रजवी साहब भी विद्वान है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, भाई ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, अमेरिका में सभी धर्मों के लोग नहीं रहते, इंग्लैंड में भी सभी धर्मों के लोग रहते हैं, चाइना में भी सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सब जगह रहते हैं। कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ अकेले एक ही धर्म के लोग रहते हों। वहाँ पर आपके जो कानून है, वो प्रॉपर्टी के कानून हो, चाहे बंटवारे के कानून हो, चाहे तलाक के कानून हो, चाहे गोद लिए जाने के कानून हो, कोई भी कानून, सब वहाँ की गवर्नमेंट, अमेरिका की गवर्नमेंट के हिसाब से चलता है। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ सरिये के हिसाब से आप चलाते हैं, या वहाँ पर 3 तलाक आपका अपने हिसाब से चलता है सरिये के हिसाब से। हिंदुस्तान में क्यों? इस सोच को आपको निकालना पड़ेगा। आपकी जो ये सोच है ना कि हमने 600 वर्ष तक यहाँ पर शासन किया है और ये हिंदुस्तान हमारा है, ये सोच जब तक आप नहीं निकालोगे ना, जब तक आप उस देश को ऊपर नहीं आने दोगे। इसलिए देश की एकता, अखंडता, ऊंचाई के लिए ये बहुत जरूरी है मौलाना साहब, एक देश एक कानून होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हम यहाँ नहीं रह सकते, हम ऐसी स्थिति में नहीं रह सकते, तो बंटवारा तो हुआ ही था। फिर वो तो उनको लग रहा था कि जिन्ना साहब को पाकिस्तान में जो ले लिया उन्होंने कि हम नहीं रह सकते। बहुत सारी आज 15 अगस्त में बहुत सारी रिपोर्टें आई हैं, उनमें कहा गया था कि भाई हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तो फिर उस समय चले जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गए। तो देश की उन्नति के लिए आज की डेट में जो मोदी साहब ने जो स्पीच दी है, जो भाषण दिया है, वो देश के हित में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक देश के अंदर 2 प्रकार के कानून, 3 प्रकार के कानून नहीं चलने चाहिए। प्रोग्रेस तभी हो सकती है जब एक जैसा ताना बाना होगा। अगर एक जैसा ताना बाना नहीं है मौलाना साहब, तो ये देश फिर बिखरने की कगार पे चला जाएगा, ये बता देता हूं आपको। इसलिए मोदी जी जो कह रहे हैं, जो उन्होंने कहा है कि ये यूसीसी के ऊपर उन्होंने जो बोला है सेकुलर, वाकई इसमें दम है, इसमें ताकत है। अगर उस समय की सरकारें मजबूत हो रही होती तो उस समय ये लागू तभी हो जाता। सरकारें कमजोर थी, ऐसी स्थिति थी, तो उन्होंने उठाकर के अगली सरकारों के ऊपर फैसले पे छोड़ दिया कि भैया विवाद का मामला है, चलो अभी बहुत ताजा चादा विवाद हुआ, देश बटा है, अभी कहीं और दोबारा से कोई उपद्रव ना हो जाए, तो उन्होंने उसको पेंडिंग में डाल दिया। लेकिन आज देश उन्नति के रास्ते पे खड़ा हुआ है, आज टॉप 5 की विश्व व्यवस्था के अंदर है, अर्थव्यवस्था के अंदर है। तो मुझे लगता है आज मोदी जी को हमें सपोर्ट करना चाहिए देश की उन्नति के लिए, और ठीक भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव होने की आवश्यकता है। त्रिपाठी साहब, अच्छा पहले तो चलो ये लोग सेकुलर नहीं बोलते थे तो आपकी लड़ाई रहती थी, आपकी तो आपकी जेब वाला शब्द बोला है, अब तो संघर्ष खत्म करो। सेकुलर कह दिया कि सेकुलर कानून चाहिए, और आपके हमेशा हर बात में ये होता कि ये सेकुलर नहीं है, ये सेकुलर नहीं है। उनने कह लो सेकुलर, कोई पकड़ के ले आते, कहाँ है सेकुलर? बोले चलो सेकुलर आ जाओ, फ्रंट पे आओ। नहीं, अब मैं उनको देख रहा हूँ, पवन खेड़ा जी वो कह रहे कि वो बाबा साहब अम्बेडकर। त्रिपाठी जी, अमिताभ जी, आप बहुत विद्वान पत्रकार हैं और पूरे देश को, आपको, सभी पैनलिस्ट को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई, स्वाधीनता दिवस की। आपको आज हम लोग उम्मीद करते थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ लेके आए हैं, कुछ ढंग की बात करेंगे, लेकिन बड़ी क्षोभ और निराशा से कहना पड़ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जब आपकी कोई काम करने की नीयत ना हो तो आप ऐसे शब्द लाते रहिए और ऐसे नारे उछालते रहिए जो देखने में कुछ और दिखाई दे, पीछे का सच कुछ और हो। सेकुलर सिविल कोड का क्या मतलब निकलेगा, थोड़ा और स्पष्ट होगा, अभी बताएंगे कि किस तरह से। और समान में क्या होगा? सेकुलर तो अपने आप में समान है, जो सभी धर्मों को एक समान मानता है वो सेकुलर है। और समान नागरिक संहिता में क्या अंतर है? ऐसी सिर्फ और सिर्फ बातें छलावे के तौर पे हैं, क्योंकि इस देश की जनता को छलना है,
मूर्ख बनाने की कोशिश करनी है, लेकिन अब ये काठ की हांडी चढ़ती हुई नहीं दिख रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी 240 सीट पर सिमटी है। आने वाले चुनावों के परिणाम और स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। पूरा देश समझ रहा है, पूरा देश आज जानना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री जी देश के विकास को लेकर और सारी अच्छी बातें क्या कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये तो अब सेकुलर नागरिक संहिता आएगी। सेकुलर में क्या सेकुलर करना चाहते हैं वो? नारा तो पहले से उनका उछाला हुआ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। दरअसल वो साबित कर रहे हैं कि जो बात वो कहते हैं उसके उल्टे उनका सरकार काम करती है, और इसीलिए कथनी करनी का स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। समान नागरिक संहिता की वकालत अगर जो संविधान आज तक करता रहा तो संविधान गलत था, संविधान सभा में जो लोग बैठे थे वो गलत थे। अभी आपने भी बड़ा स्पष्ट किया कि सर्वसहमति से निर्णय होने थे, बिल्कुल होने थे। 10 लाख लोगों का एक प्रतिनिधि था संविधान सभा में, जिस तरह से लोग चुन के आए थे। लेकिन आज इतने दिनों बाद एक नया शब्द सिर्फ इसलिए लाना है कि आपको कोई उस पर काम नहीं करना है, कोई उसकी बातचीत नहीं करनी, हर बात को चुनावी राजनीति में ले आना है। दरअसल आज प्रधानमंत्री जी से राजनीति से दूर रहने की हम उम्मीद करते थे, जो पूरी तरह से निराशा भरा रहा, और ऐसे शब्द, ऐसी बातों का कोई अर्थ नहीं। त्रिपाठी जी, क्या करेंगे ये देश ठीक। मैं तो ये जान रहा था कि भाई कांग्रेसी तब भड़क जाते जब वो कुछ ऐसी बात बोल दें जिसमें हिंदू हो, कोई राष्ट्रवाद या ऐसा कुछ ज़्यादा, तो उनको लगता भाई सेकुलरिज्म छोड़ दिया प्रधानमंत्री ने, भारत की आत्मा सेकुलर है, आदि आदि कांग्रेस की तरफ से आक्रमण होते थे। अब वो आपकी बात बोल रहे तो भी आप नाराज हो, करे सेकुलर क्यों बोल रहे हो? ये तो नहीं चलेगा भैया। चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। वाजपेयी जी कहा करते थे, ये नहीं चलेगा ना। आप ही का, मैं तो कहूंगा प्रधानमंत्री जी ने गलती की। सीए जब लाए थे मौलाना साहब, तो उसका नाम सीए गलत लिखा, ये लिख देते माइनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल। कहते आओ करो विरोध, क्या आओ चिल्लाओ, अब धरना दो, शाहीन बाग में बिरयानी बांटो। किसका विरोध कर रहे? बोले माइनॉरिटी प्रोटेक्टिंग बिल का है। सियावर रामचंद्र की जय। हो सकता उन तक बात पहुंच गई हो, मोदी जी तक, वो भी सब खिड़की दरवाजे खुले रखते हैं भाई। हम जैसे छोटे लोग भी कोई बात कहें तो कभी कोई बात पहुंच जाती है। तो बोले अब की जो बिल्ला उसका नाम सेकुलर ही कर दो, कौन पुलिस पकड़ रही है? नहीं। अगर मौलाना साहब आप ही बताओ, मान लीजिए माइनॉरिटी प्रोटेक्टिंग बिल नाम रख देते तो आप ही के लिए मुश्किल हो जाती है एनआई को वाइट देना। आप कहते यार क्या बवाल कर दिया, क्या काम वही होता, नाम लिख देते ऊपर माइनॉरिटी प्रोटेक्टिंग बिल, हिंदी में लिख देते अल्पसंख्यक संरक्षण सुरक्षा विधेयक, और फिर पंजीरी बांटते ठाट से। नहीं, शाहीन बाग में कोई दरी लेके नहीं जाता एक आदमी, किस मुंह से खिलाफत करते? तो भाई ठीक है, राजनीति है, और मैं त्रिपाठी जी से कहूंगा मन छोटा ना करो, ये सियासत है मेरे भाई। नहीं तो फिर नीलकंठ महादेव पे आदमी कुटी बना के नहीं रहेगा। आप भी तो 24 घंटे सियासत ही करते हो भैया, कि आप वहां सत्यनारायण कथा कर रहे हैं? नहीं ना, राहुल गांधी भी वही कर रहा है तो मोदी जी भी वही करेंगे। मुझे इसमें कोई भ्रम नहीं। जो चुनाव लड़ रहा है वो सियासत ही कर रहा है भैया, जिसका दांव जब लगता है। ऋचा सिंह जी, आपके विरोधियों का मुझे लग रहा है आज इसलिए भी थोड़ा मन खिन्न होगा, आपके विपक्षियों का, क्योंकि वो लोग उम्मीद कर रहे थे कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन के बाद बनी सरकार, हालांकि उनकी समझ पर मुझे शुरू से थोड़ा सा वो लगता था उसका संतुलन गड़बड़ है। ये चुनाव के बाद का समर्थन नहीं था, बाबू और नीतीश कुमार दोनों वहां प्री पोल लाई थे। खैर फिर भी चलिए, उनको लग रहा था कि ये दोनों लोग अंकुश रखेंगे, और बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी खेला हो जाएगा, और खेला हो जाएगा तो मोदी थोड़ा कमजोर नजर आएंगे। लेकिन वो तो आज बता दिए कि यूसीसी भी लाएंगे और 1 नेशन 1 इलेक्शन भी लाएंगे। मतलब आप भी बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, जरा ये संभले विपक्षी, तब तक आप फिर अटैक कर देते हो। आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, आपको और पूरे देश को बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरीके से आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐतिहासिक रूप से निरंतर 3री बार प्रधानमंत्री के रूप में देश को संबोधित किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जिसको कहते हैं कि सीने पर सांप लौटना, तो यहीं से शुरू हो गया।
क्योंकि ऐतिहासिक रूप से किसी गैर कांग्रेसी जो है पार्टी ने तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है और आज ध्वजारोहण किया। लेकिन सवाल इस बात का है कि आज प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही वो देश के विकास के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की एकता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये पहले दिन से विपक्षी और कांग्रेस पार्टी और पीडीए लगातार इस बात की आशंका जता रहा था कि प्रधानमंत्री जी कमजोर हुए हैं, ये एनडीए की सरकार है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि एनडीए 3 पोल अलायंस था और एक बेहद मजबूत और सशक्त सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में आई है। और आज उसका स्पष्ट उदाहरण देखने को मिला जब पूरे देश के सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी दृढ़ता, अपनी जो है मजबूती प्रकट की और तमाम मुद्दों पर, जो देश के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन पर उन्होंने अपनी स्पष्ट और बेबाक राय रखी। और जिसमें की यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें अभी डॉक्टर के.डी. त्रिपाठी जी जिसको लेकर काफी कंफ्यूज हैं, वो खुद ही कह रहे थे अभी कि सेकुलर और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता एक ही बात। हम भी तो यही बात कह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता सेकुलर सिविल कोड है और सेकुलर सिविल कोड को इस देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि संविधान बात का निर्देश देता है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 44 इस बात की सरकारों को नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से इस बात का निर्देश देता है कि सरकारों को इसको बनाया जाना चाहिए। आज जब पूरे देश में पीनल कोड एक है, आपके साथ एविडेंस कोड एक है, सिविल प्रोसीजर कोड एक है, देश में संविधान एक है, तो आपको यूसीसी से क्या परहेज है? क्योंकि आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है और तुष्टीकरण की राजनीति के तहत आप अपने वोटों को बचाने के लिए लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका प्रावधान इस देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने मजबूती से किया, आप उसको लागू नहीं होने देना चाहते हैं। आप उसके ऊपर बार बार नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, ये देश के लिए खतरनाक है। और एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ आदरणीय अमिताभ सर, कि देश की अखंडता और एकता के लिए जरूरी है। अभी सब लोग कह रहे थे कि विविधता में एकता वाला देश है, तो विविधता में एकता तभी आएगी जब यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि सेकुलर सिविल कोड लागू होगा, क्योंकि ये देश पंथ निरपेक्ष देश है। यहाँ पे पंथ के आधार पर किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जा सकता है, सबके लिए एक कानून होगा। और मैं विशेष रूप से कहना चाहती हूँ आदरणीय अमिताभ सर कि प्रधानमंत्री जी ने बार बार आज अपने उद्बोधन में ये बात स्पष्टता से कही कि देश की महिलाओं की सुरक्षा, अस्मिता सुनिश्चित होनी चाहिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश की आधी आबादी और विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाली आधी आबादी के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। और जब कांग्रेस इस बात का विरोध करती है तो उसको स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए शरिया कानून के पक्ष में है, क्या अल्पसंख्यक महिलाओं के पास वो उनको 3 तलाक के गर्त में धकेलना चाहती हैं, उनको हलाला कानून से उनका अस्मिता का खिलवाड़ करना चाहती है, साथ ही साथ उत्तराधिकार का कानून और शादी का कानून। ठीक ये महिलाओं ठीक है ऋचा जी, एक मिनट कवच रुकना होगा। होगा, एक मिनट रुकना। त्रिपाठी जी, अच्छा एक बात बताओ सच्ची सच्ची, ये आप लोगों को भी कभी इंटरनली जब बैठते होगे कमरे में, मान लो सब रहता, तो ये तो सोचते हो कि अम्मा गुरु ये नीतीश और नायडू तो बवाली के, मतलब कहीं कोई हमारे घर की बत्ती बंद कर देंगे लग रहा। नहीं, हम इन्हीं के भरोसे लड्डू मंगा के रखे थे और वहां कुछ हलचल नहीं हो रही। अब मोदी अपना जो उनका कमिटमेंट पहले था जब उनकी अपनी सरकार थी बहुमत वाली, उसी कमिटमेंट को लेके आगे चल रहे। उनने तो कहीं कहा नहीं कि नहीं अब ये छोड़ दे रहे हैं चूंकि अब भैया भी साथ में। तो आपको कहीं तो लगता होगा कि गुरु ये 2 लोग गच्चा दे गए, नहीं? अमिताभ जी, हम किसी दूसरे को इस राजनीति में इस तरह से नहीं देखते हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार सिद्धांतों और मुद्दों की बात कर रही है। आज भी हम यही कहते हैं कि अगर जो प्रधानमंत्री देश को विकास के पथ पे आगे ले जाने की कोई बात करते तो समझ में भी आता। यूसीसी की जगह एक नया नाम दे देने से क्या वो करने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ बरगलाना, फरमाना और जुमले देना, यही काम है प्रधानमंत्री जी का। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारी आपत्ति इस पर है।
आप अपना विजन रखिए, आप देश के लिए विजन रखिए। हम कतई ये उम्मीद नहीं करते कि नीतीश कुमार गच्चा दे देंगे तो नायडू गच्चा दे देंगे। ये देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को गच्चा देगी और देश की जनता देख रही है उनके जीवन के मुद्दों को संबोधित करने के बजाय सिर्फ लफाजी। ठीक, एक सवाल लेके मौलाना साहब के पास चलूंगा, लेकिन त्रिपाठी जी ने जो बात कही मैं कि भाई कुछ भरमा रहे हैं, केवल जुमला दे रहे हैं। मैं कांग्रेस से, मौलाना साहब सच्ची कहूं, कई बार सलाह दिया मैं कांग्रेस के लोगों को कि देखो मोदी जी थोड़ा विचित्र किस्म के व्यक्ति हैं, क्या इन्हें ऐसे चैलेंज मत दो, और उस चीज में तो कतई चैलेंज ना करो जो आप नहीं चाहते हो। क्या हिम्मत है तो 370 हटा के दिखाओ, गाल बजा रहे हैं क्या, खून की नदियां बह जाएंगी क्या, चूजा तक नहीं मरा, हट गई 370 है। अब कमरे में बैठ के दुख मना रहे, बोले गुरु गलती बोल दिया था। नहीं, ऐसे कई उदाहरण है। आपने कहा जुमला फेंक रहे, उनने करके दिखा दिया। नहीं, बोले मंदिर बनाएंगे, नहीं है इनके बस का है मंदिर बनाना, हिंदुओं को भरमा रहे हैं। मंदिर बना दिया, ठाट से लोकार्पण हो गया। अखिलेश जी ने विधानसभा में कहा योगी जी से कि क्या इनका सरकार है, इकबाल खत्म हो गया। विधानसभा के सत्र के पहले दिन माफिया ने इलाहाबाद में मर्डर कर दिया। योगी जी ने कहा माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अब अतीक के सारे शागिर्द कहते घूम रहे कि अखिलेश जी ने मरवा दिया अतीक को। क्या बोले ना ऐसी बात बोलते ना बाबा ऐसा बोलते, और कांड हो गया। ये है, इसको देखो। अब आपने फिर कह दिया कि जुमला है यूसीसी। भगवान जाने, मुझे नहीं पता क्या होगा मौलाना साहब, लेकिन ये 4-6 बार और बोलेंगे जुमला है तो महीने 15 दिन में लागू कर देंगे यूसीसी। क्या अगर 4-6 बार कांग्रेस ने और बोला जुमला है तो मेरी समझ कहती है कि होली से पहले रंग बरसे हो जाएगा। नहीं जी, देखिए 10 अगस्त 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कानून पास किया था, 341 आर्टिकल। 341 आर्टिकल के तहत अगर दलित है तो रिजर्वेशन मिलेगा हिंदू, और अगर दलित मुसलमान है तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो मैं ये इक्वालिटी है हमारे मित्र को, कांग्रेस के मित्र को ज्ञानवर्धन करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। हमारी बहन ने हलाला का जिक्र किया, हमारी बहन ने ट्रिपल तलाक का जिक्र किया। मैं कहता हूँ कि कम से कम मुसलमान महिलाओं की चिंता मत करिए। अगर आपके मुंह से मुस्लिम महिलाओं का जिक्र अच्छा नहीं लगता, देश की सभी महिलाओं की चिंता करेंगे हम, इस देश की सभी महिलाओं की चिंता करेंगे। उनकी बात आ जाने दो, उनकी बात आ जाने दो, फिर आपके पास आते हैं जी। नहीं, सुनिए, आपके मुंह से मुस्लिम महिलाओं की बात आपके मुंह से मुस्लिम महिलाओं की हमदर्दी ऐसा ही है जैसे शैतान से जन्नत का पता पूछना है। कृपया आप इस पर तबसरा मत करिए। अब आता हूँ, 20 लाख हिंदू महिलाएं हैं। सुनिए उनकी बात आ जाए ऋचा जी, आपके पास आएंगे, आपको अवसर मिलेगा, उनकी बात आ जाएंगी जी। आप मुझ पे जितना कमेंट्स करना है मोहतरमा हमारी बहन करिए, मगर पहले मेरी बात आने दीजिए। 20 लाख हिंदू महिलाएं हैं जिनके पतियों ने तलाक भी नहीं दिया, नहीं छोड़ा। आप हलाला की बात कर रही हैं, लिव इन रिलेशनशिप में कितनी महिलाएं रह रही, जरा उनका भी आप रिकॉर्ड बताइए। अब कॉमन सिविल कोड की बात आप करिए। गोवा के अंदर जब गोवा पुर्तगाल के अधीन था तो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड वहां भी है। वहां पर हिंदू महिलाएं जिनको लड़का पैदा नहीं होता है, पहली बीवी रखते हुए भी दूसरी शादी कर सकते हैं। हेमा मालिनी आप ही की पार्लियामेंट की मेंबर है, मुसलमान बनकर के चोर दरवाजे से शादी किया, क्यों आपने उनको पार्लियामेंट का टिकट दिया? स्मृति ईरानी जी हैं, माफ करिए, स्मृति ईरानी जी हैं, एक पत्नी छूटी उसकी, इसके अंदर एक घुस गई। तो आप लोगों का अपना अपना छोड़िए। एक बात है और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक कहा जा रहा है कि मुसलमान 4 शादियां करते हैं। 1.9 है मुसलमानों में और 3 पॉइंट के एबव है हिंदुओं के अंदर। अभी एक हिंदू महिला वायरल हो रही, 25 बच्चे हैं उसको वायरल हो रही, सबने देखा। मुसलमानों में तो कोई 24-25 बच्चे किसी महिला ने पैदा नहीं किया। 100 MLA हैं यूपी के अंदर जिनको 3-3, 4-4 बच्चे आपने उनको टिकट दिया। तो मैं कहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर ला रहे हैं तो लाइए, आप ही फंसने वाले, आने वाला नहीं है। ठीक है मैं चैलेंज तो ठीक है, आने वाला नहीं है। मगर एक बात है,
एक बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुसलमानों को नुकसान कम है और ट्राइबल दलितों को नुकसान ज्यादा है। ठीक है मौलाना साहब, ठीक है। रावत साहब जी, मौलाना साहब ने कहा कि वो आलिम हैं, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को कम नुकसान है, हिंदुओं को ज़्यादा है। तो हम कह रहे कि आप हिंदुओं के नुकसान का फिक्र छोड़ो, हो जाने दो एक बार नुकसान, झेल लेंगे हिंदू। नहीं, आपको तो ज़्यादा नुकसान है नहीं, आपने कह दिया, तो आप मुंह उधर करो, इधर पारित करा देते हैं। नहीं रावत साहब, आप नुकसान झेल लेना, अब छोड़ो, कहाँ चक्कर में पड़ना है। हम नुकसान झेलेंगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हिंदू भी राजी, मुस्लिम भी राजी। रावत साहब जी, अमिताभ जी, मौलाना साहब की जो बोलने का जो तरीका था ना, उसमें दोहरापन था। यानी वो हिंदुओं को, दलितों को नुकसान ज्यादा बता रहे हैं, लेकिन जो उनका जो वेग था बात करने का, उससे ऐसे लग रहा था कि अंदर उनको कष्ट है। जब नुकसान दलितों को है, जब नुकसान हिंदुओं को है मौलाना साहब, तो आपको क्यों टेंशन है? आप तो बोलो भैया पास कर दो इसको, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा नुकसान तो दलितों को और हिंदुओं को, हम तो तैयार बैठे हुए हैं, तो आपको तो कोई टेंशन होनी ही नहीं चाहिए। अब 23 बच्चे जिसने पैदा करें, वो 40 करे, 50 करे, जो भी करे, नुकसान तो उसी को होना ना, हिंदुओं को। और अगर दलितों को हो रहा है तो कोई बात नहीं। मैं तो कहता हूं वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, अगर आपको ज्यादा दर्द हो रहा है तो वक्फ बोर्ड की जमीन फालतू की पड़ी हुई है, उठा करके दलितों को दे दो कि भैया ये बांटो आप, और मैं तो आपके लिए लड़ता रहता हूं हमेशा टीवी पे अमिताभ जी के साथ में। तो ये वक्फ बोर्ड की जितनी भी जमीन है पूरे इंडिया के अंदर, ऐसा न कराओ, बवाल हो जाएगा। नहीं, बवाल क्या, जब दलितों के हितैषी बनते हैं ये सारे के सारे, और आदिवासियों के हितैषी बनते हैं टीवी के ऊपर कि भाई हिंदुओं ने दलितों के साथ नुकसान किया, फलाना किया, ढेकना किया। अरे हम तो पहले ही अपनी जमीनों को दे बैठे हैं, लेकिन अब आप वक्फ बोर्ड की दे दो, क्या दिक्कत है? इसलिए मौलाना साहब, कोई भी देश के लिए, उन्नति के लिए एक जैसा कानून बहुत जरूरी है। उसमें चाहे नुकसान हिंदू को हो, चाहे दलित को हो, चाहे आदिवासी को। ठीक है साहब जी। त्रिपाठी जी के पास चलूं उससे पहले एक बात स्थापित होनी चाहिए अवाम के सामने। भारत में अब तक के ज्ञात इतिहास में दलितों की, वंचितों की जो सबसे बड़ी प्रामाणिक आवाज है, प्रामाणिक चेहरा है, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब। बाबा साहब ने कहा कि इस देश में एक सिविल कानून होना चाहिए, संविधान सभा के पटल पर कहा। तो हम उनकी बात मानेंगे या हम मौलाना नदीमुद्दीन साहब की बात मान ले कि दलितों को नुकसान होगा? बाबा साहब से ज्यादा कोई दलितों के बारे में सोच सकता है क्या? उनसे ज्यादा कोई दलितों के लिए लड़ सकता है क्या? दलित अगर किसी को देवता की जगह पूजा करते हैं, दलित के पूजा घर में जिसकी फोटो है वो बुद्ध के बुद्ध हैं और बुद्ध के बाद बाबा साहब हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि कॉमन सिविल कोड लागू करिए। बताया जा रहा है दलितों को नुकसान, तो ठीक है, दलित तो कह देंगे जब बाबा साहब ने हाँ बोला तो ठीक है। मैं फिर कहता हूं, रिकॉर्ड कर लीजिए मेरी बात, अगर नरेंद्र मोदी ने वो यूसीसी लागू किया तो बाबा साहब की इच्छा को पूरा करने वाले नेता के तौर पर स्मरण होंगे वो इस विषय में, ये जान रखिए मेरी बात। अगर भारत में यूसीसी लागू हुआ तो नरेंद्र मोदी बाबा साहब के इस बड़ी इच्छा को पूरी करने वाले व्यक्ति के रूप में इतिहास में स्मरण कर ही जाएंगे। त्रिपाठी साहब, अच्छा, एक जो आप लोगों ने जाति का एक मसला छेड़ा था, राहुल गांधी और अखिलेश यादव उसके चैंपियन थे पूरी पॉलिटिक्स के। जो जाति का मसला, जैसे राहुल जी तो मानते हैं कि देश की गाड़ी में स्टार्ट ही वो तब होगी जब पहले ये पता लग जाए कितने ब्राह्मण हैं, कितने ठाकुर हैं, कितने काछी हैं, कितने अहीर हैं, कितने धानुक हैं। इसकी गिनती लाओ पूरी, गड़रिया कितने हैं, बहेलिया कितने हैं और सब। अखिलेश जी भी वैसे कह रहे भाई 90% पीडीए एंड ऑल। क्या ये यूसीसी का कार्ड, आपका जो कार्ड है पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट है, उसको ओवरशेडो करने के लिए लाया गया है? आपको लग रहा फिर ये बात कुंद हो जाएगी? अगर यूसीसी आ जाएगा तो वो एक अम्ब्रेला हो जाएगा जिसके नीचे पूरा भारत खड़ा है। क्या ठाकुर, क्या बामन है, और क्या शेख और क्या पठान? त्रिपाठी जी। जी अमिताभ जी, मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूं। मैं पूरी तरह से ये जान रहा हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार का कोई उद्देश्य लोगों के भले के लिए नहीं है, सिर्फ लड़ाने के लिए, विभाजन के लिए, नफरत के लिए है।
अगर जो हम जाति जनगणना की बात करते हैं तो उसके आधार पर आगे भी हम ये कहते हैं कि उसी हिसाब से सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, सबको अपना हिस्सा मिलना चाहिए, चंद लोगों का कब्जा नहीं रहना चाहिए। ठीक इसी तरह से अगर जो आप ये जो अभी कह रहे थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, अब तो सेकुलर सिविल कोड की बात कर रहे हैं कि सेकुलर सिविल कोड आएगा, पता नहीं इसमें क्या आएगा, लेकिन क्या आप HUF को खत्म करेंगे या मुस्लिम यूनाइटेड फैमिली को भी उसमें शामिल करेंगे? क्या करेंगे एक बार आप बताएंगे ना, तब तो देश ये विचार करेगा कि आप करने वाले क्या हैं। क्या HUF को खत्म करने वाले हैं? और खत्म करने वाले हैं तो इसका देश में क्या सर्वे है और लोग क्या चाहते हैं? बहुत सारी ऐसी तकनीकी दिक्कतें हैं, लेकिन चूंकि हमारे नरेंद्र मोदी जी को कोई भी काम इस देश की जनता के भले के लिए नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ तुगलकी फरमान की तरह से चीजों को लाना है। यूसीसी पे आप स्टडी कराइए, आप बताइए, और इसको क्यों रखा गया था DPSP में? इसीलिए कि सरकारें इस पे काम करेंगी। जब देश समृद्ध होगा, लोग समझदार होंगे, जब शिक्षा सभी तक पहुंच जाएगी। आज शिक्षा की क्या स्थिति है? कितने लोग इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड समझ रहे हैं? आप उस पे काम नहीं करेंगे और सिर्फ जुमले। अभी भी मैंने कहा तो फिर कह रहा हूं अमिताभ जी, ये जुमला ही साबित होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सिर्फ विभाजन करने के लिए, बांटने के लिए, एक को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए ये कोशिश की जा रही है। आप बताइए कितने लोग DPSP इस देश में समझते हैं, कितने लोग कानून की भाषा इस देश में समझते हैं? और आप ये कहते रहिए कि नहीं हम साहब एक कानून करने जा रहे। BNS आपने बनाया, क्या किया? आज पूरी की पूरी अपराध संहिता में सिर्फ नंबर उसका बदल देने का काम है और कुछ नहीं। उससे लगातार जो दिक्कतें आ रही हैं, अगर जो जमीन पे आप देखिए, तो ऐसे तुगलकी फरमान लागू करना इस सरकार की एक जिद बन गई है। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो GST हो, चाहे BNS हो, चाहे भारतीय साक्ष्य संहिता हो, सिर्फ और सिर्फ नंबर बदलना उन्हीं चीजों को, क्योंकि नया तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, कोई विजन है नहीं आपके पास। ठीक है त्रिपाठी, विकास के रास्ते पे लाने की कोई सोच नहीं है। अभी रुकना होगा, मैं ऋचा जी के पास चलूं, लेकिन मैं कहूंगा जो नए कानून आए वो कानून आने ही चाहिए। दुनिया बहुत बदल गई मेरे भाई। जब वो कानून अंग्रेजों ने बनाए थे तब में अब में तो आसमान का फर्क, जमीन आसमान का फर्क आ गया। क्यों नहीं बनने चाहिए नए कानून? और ये बात कहना कि त्रिपाठी जी आपने कि अभी नीचे बड़ा कंफ्यूजन है कानून के नाम में। अरे भाई, नई किताब कोर्स में जब भी लागू करोगे मेहनत ज्यादा लगेगी याद करने में। जब अंग्रेज ये कानून बना, इंडियन पेनल कोड बनाए थे, तब उस वक्त के वकीलों को पहले से याद था नहीं ना? 10-5 साल उनको भी लगे रट्टा मारने में, इसमें भी लगेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? कानून कभी नहीं बदले। मैं तो कह रहा पुलिस एक्ट भी बदलो भाई। 1861 का पुलिस एक्ट क्यों चलेगा? 1857 में हमने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, उन्होंने 61 में पुलिस एक्ट थोप दिया। क्यों चले पुलिस एक्ट? फिर कहे हमारे मित्र बाटी जी कहेंगे कि नहीं, कप्तान साहब को कल और दरोगा जी को उसमें याद करने में दिक्कत आ रही। अरे तो ज्यादा पढ़ाई करो यार, कानून तो बदलेगा ना। हमारे समय में जो 5वें में किताब चलती थी वो हमारे बच्चे के समय में तो नहीं चल रही। और जब एक बात होती है कि ये विभाजन का मामला है, ये बात मैं समझ नहीं पाता कि दो कानून अलग अलग रहे एक ही विषय पर, उससे विभाजन होता है, या एक कानून आ जाए एक विषय पर उससे विभाजन होता है। आप ऐसे बच्चा गोद लेंगे, ये इन पर नियम यही चलेगा, इससे विभाजन हो रहा है। या बच्चा गोद लेने की एक ही व्यवस्था भारत में होगी, इससे विभाजन होगा। ऋचा सिंह जी, ये बड़ा बुनियादी सवाल है। और कांग्रेस कह रही है कि ये कानून की भाषा तो लोग समझते ही नहीं। मुझे लगता है कि कानून सब जानते हैं, कानून की भाषा, कानून के किताब की वाली भाषा नहीं जानते, लेकिन ये तो जानते हैं कि क्या अपराध करेंगे तो दंड क्या मिलेगा। सामान्य व्यक्ति के लिए, ननकू और रज्जा के लिए इतना ही जानना पर्याप्त है। बाकी हरीश साल्वे और लक्ष्मी और अभिषेक सिंह भी क्या विषय है, ननकू रज्जा के लिए इतना ही जानना बहुत है। मौलाना साहब नहीं, कि औरत को मार के बाहर निकालेंगे तो दरोगा जी आएंगे, कान के नीचे 2 सटाक से देंगे और थाने में अंदर कर देंगे, इतना जान ले बहुत है। उसको अंग्रेजी में जानने की क्या जरूरत है? कान के नीचे अंग्रेजी हिंदी थोड़ी ना होती है, तो पढ़ा और अंदर जा अंदर। और ननकों की बीवी भी जान लेगी रज्जाक की कि हमारे साथ इनने हलाला मलाला किया तो हम इनका जलाला कर देंगे अभी तुरंत थाने जाके। इतना ही तो जानना है।
बाकी तो वकीलों को जानना है। ऋचा सिंह जी बिल्कुल आदरणीय अमिताभ सर, कांग्रेस के प्रवक्ता अभी न जाने किस पिछड़ी सोच में जी रहे हैं। देश आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और इस देश के नागरिकों को अपने संविधान के विषय में भी बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। जो संविधान ने चाहे आरक्षण के प्रावधान किया, संविधान ने जो भी नागरिकों को अधिकार दिए, साथ ही साथ उन्हें इस देश के कानून के बारे में भी पता है। तो केवी त्रिपाठी जी अब अपनी पिछड़ी सोच छोड़ दे और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तो विश्व पटल पर आज भारत एक सबसे बड़ी 5वीं मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुका है। लेकिन आपकी नकारात्मक राजनीति में आप प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं। आप जिन बातों को जुमला कहते हैं, उन सभी बातों को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कटिबद्धता से और प्रतिबद्धता से इस देश में लागू किया है। धारा 370 जो इस देश में कलंक की तरीके से थी, उसको हटाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इस देश में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। इस देश में महिला आरक्षण बिल जो कि सदियों से अटका पड़ा हुआ था, जिसके नाम पर कांग्रेस पार्टी महिलाओं को बरगलाने का काम करती थी, उसको प्रतिबद्धता से लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान के आर्टिकल 44 में देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो धारणा दी है, जिसको लागू करने की बात की है, इसको भी भारतीय जनता पार्टी पूरी प्रतिबद्धता से लागू करेगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जुमला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 50 के दशक से इस पर स्पष्ट है और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले भी हमने यूसीसी, ये हमारे लिए कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, ये हमारे लिए देश के विकास का मुद्दा है, ये हमारे लिए देश की अखंडता और एकता का मुद्दा है और देश में यूसीसी लागू होना चाहिए। केवी त्रिपाठी जी, आप कहिए ना कि आप अल्पसंख्यक महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाहते हैं, आप अल्पसंख्यक महिलाओं को शरिया कानून से चलाना चाहते हैं ताकि उनके साथ 3 तलाक जैसी घटनाएं हो, उनको हलाला के गर्त में धकेल दिया जाए, उनको उत्तराधिकार कानून से वंचित कर दिया जाए, उनको संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया जाए। और केवी त्रिपाठी जी, आपको यह भी स्पष्ट करना चाहिए, आप जब देश की बात करते हैं और आप जब अभी जिन बातों को कह रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो आज स्पष्टता से और दृढ़ मजबूती से बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर प्रमुखता और मुखरता से अपनी बात कही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो फर्जी सेकुलरिज्म का चोला ओढ़े हुए है, जिसके लिए सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमान शब्द कहने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उसको हिंदू शब्द कहने में या हिंदुओं के ऊपर दुनिया में कहीं पे भी अगर अत्याचार हो तो उस पर उसकी जबान नहीं खुलती है। आप फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन आपके पड़ोस में हिंदुओं के ऊपर जिस तरीके से बर्बरता हो रही है। और मैं मौलाना साहब से भी मैं एक अंतिम बात कहना चाहती हूँ। मौलाना साहब इस बात को कह रहे थे कि हिंदुओं को और दलितों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। मौलाना साहब, एक बार बांग्लादेश में जिस तरीके से दलित हिंदुओं को काटा जा रहा है, महिलाओं के साथ बर्बरता की जा रही है, इस ब्रूटल तरीके से उनका रेप किया जा रहा है, इस पर भाई आप अपना स्टैंड स्पष्ट करते तो अच्छा होता। ठीक है ये देश एक विधान से, ठीक है ऋचा, एक निशान से और एक प्रधान से समय कम है। मौलाना साहब, अच्छा चलो, ये तो बहस मुंडे मतलब भिन्ना बहस चलती रही, लेकिन आप अपने सोच से बताओ कि लागू हो जाएगा ना यूसीसी अब की? क्या वाइब्स आ रही हैं? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि ये लागू होगा। अच्छा, अगर हाँ, मुझे तो नहीं लगता कि लागू होगा। एबीजेपीसी के हवाले होगा। जो जहां तक मुझे मालूम है कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश इसमें हाथ डालने वाले नहीं है, मगर होगा तो होगा। मैं एक और बात अभी बता रहा हूँ। हमारी बहन जो कह रही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुस्लिम महिलाओं की बड़ी बात कर रही थी, हितैषी है ये बेचारी। इनको यही नहीं मालूम है कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसकी पार्टी में एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है, एक मुसलमान एमएलए नहीं है, एक मुसलमान एमपी नहीं है। अरे मुस्लिम महिलाओं की चिंता करने वाली हमारी बहन, एक मुसलमान को एमएलए तो बनाओ, विधान परिषद की मेंबर तो बनाओ। वो छोड़ो, एक मिनट नहीं, सुन लीजिए, मुस्लिमों के या धर्म के आधार पर किसी भी नीति में भारतीय जनता पार्टी, ठीक है भैया मौलाना साहब, ठीक है, ठीक है, जो एक धर्म का नाम लेते रहेंगे। भाई समय कम है, ऋचा जी अभी रुकना होगा। मौलाना साहब आगे बात, ऋचा जी अभी रुकना होगा। रावत साहब, आपको क्या लग रहा है? हम अगर नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं
तो जिस बात पर उनसे कहा गया कि आप नहीं कर पाओगे, वो पहली फुर्सत में करके दिखा देते हैं, कहते ले अब बांटो जलेबी। रावत साहब। अमिताभ जी, मोदी है तो मुमकिन है। इसलिए मैं तो ये कह सकता हूं कि उनके जो स्टार और जो नक्षत्र और जो सितारे हैं ना, उनके रथ को रोकना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जो वो कहेंगे वो करेंगे, और सबसे बड़ी बात है जो वो कह देते हैं वो करते भी हैं। समय लग सकता है, तो इसलिए मौलाना साहब आना चाहिए और आपको स्वागत करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि वो हिंदुओं के लिए नुकसानदायक है और दलितों के लिए नुकसानदायक है, तो आपको मुझे लगता है इसको सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए अमिताभ जी, मोदी साहब की जो बेबाकता है, मोदी साहब जिस तरीके से, जिस आत्मविश्वास के साथ स्पीच दे रहे हैं, जिस प्रकार से उनकी भाषण कला है, उसमें तनिक मात्र भी जीरो टॉलरेंसेस, कहीं मुझे नहीं लगता कि उनके कॉन्फिडेंस में कोई कमी है। उनको पूरा अपनी सरकार का, अपनी पार्टियों का पूरा सहयोग है, और उनके साथ मिलकर के निश्चित तौर पर ये इसको लागू करेंगे और करना भी ठीक। त्रिपाठी जी, आपकी पार्टी को क्या लग रहा है? जैसे मौलाना साहब ने कहा कि नहीं ला तो सकते हैं, क्योंकि ये लोग भी, मौलाना साहब भी इतने समय से 10 साल से देख ही रहे सरकार करे, ला तो सकते हैं, लेकिन चंद्रबाबू इसमें थोड़ा खेल करेंगे और फिर जेपीसी में चला जाएगा, ऐसा कुछ लग रहा है? वैसे वक्फ वाला है। मैं बता रहा हूं अमिताभ जी, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। नरेंद्र मोदी साहब ने आज तक जितनी भी बातें कही हैं वो सब झूठ साबित हुई हैं। ठीक। उन्होंने कहा कि साहब हम टैक्स खत्म कर देंगे, हम काला धन ले आएंगे, दे देंगे, नोटबंदी से काला धन खत्म हो जाएगा। चुनाव से पहले 13-14 में जो उन्होंने बातें कही, बीच में जो बातें कही, वो मतलब आप कह रहे हो नहीं होगा, और शायद देश के सबसे आप कह रहे हो नहीं होगा, प्रधानमंत्री वो साबित होंगे, और यूसीसी पर वो कुछ भी नहीं करने वाले। ठीक है त्रिपाठी जी, अच्छी बात, ठीक है। कांग्रेस कह रही कुछ नहीं होगा। ऋचा राजपूत, आपने सुन लिया, कांग्रेस कह रही कुछ नहीं होगा, ये खाली पीली गाल बजा रहे हैं। होगा कि नहीं होगा? छोटा सा उत्तर। कांग्रेस पार्टी को ये अच्छी तरीके से मालूम है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस बात को कहते हैं उसको करके दिखाते हैं, और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। इस देश में सेकुलर सिविल कोड बनेगा। धर्म के आधार पे किसी को किसी तरीके का ना प्रिविलेज मिलेगा और ना किसी के साथ किसी तरीके का भेदभाव होगा। लेकिन केबी त्रिपाठी जी, आप लोग ये तैयारी कर लीजिए कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पर महिलाओं के साथ जिस तरीके का भेदभाव को मिटाने के लिए उसको सरकार ला रही है, इस देश में एकता के लिए ला रही है, आप इसका विरोध किस तरीके से करेंगे, जनता के सामने आपका चेहरा भी स्पष्ट हो जाएगा। ठीक। मैं समझ नहीं पाता, कोई वर्ग हो समाज का भारत में रहने वाला, इस बात पर तो लड़ाई लड़ सकता है कि भाई हमारे लिए अलग कानून, उनके लिए अलग क्यों? एक कानून पर का विरोध हो रहा है। यहां उल्टी गंगा बहा रहे हो, गंगा सागर से गंगा जा रही है गंगोत्री की ओर टहलती हुई, क्या कर रहे हो भाई? और जिनको इतना लगता है कि नहीं शरिया है और शरिया में कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता, मौलाना अरशद बंदी कहते कि ना ईंट से ईंट बजा देंगे, तो दादा रे फिर पूरी शरिया ले लो ना। तब भी डर जाते हो, तुम्हें मेरे की पूरी शरिया लागू करना, ना 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 भाग जाएंगे ना, ये कहते नहीं, कहा आप नाराज हो गए, पूरी शरिया नहीं नहीं ले लो ना। हम तो कहते हैं चलो ये भी रट्टा खत्म करो, एक दूसरे कानून बना दो, यूसीसी छोड़ो, इधर फुल शरिया रहेगी। नहीं, अब रसमलाई और आलू की टिक्की एक ही धोने में खाओगे, अलग अलग धोना ले लो। नहीं, शरिया पूरी ले लो। कांग्रेस को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए हमारे मुस्लिम भाई कहते हैं हमें पूरी शरिया चाहिए, तो ठीक है, सारे राजनीतिक दलों को यस कहना चाहिए। क्या ठीक है, हम आपका सम्मान करते हैं। भाई थानेदार को 2 रजिस्टर ही तो रखने पड़ेंगे, यही तो अंतर आएगा। विधानसभा तो कुछ है नहीं। थानेदार पूछेगा भाई कौन है आरोपी, बोले फलाने, बोले चलो भाई करो संसार इनको, क्या यही ना होगा? ठीक है, जज भी 2 रजिस्टर रख लेंगे। कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा। फ्रांस में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, वहां भी तो मुसलमान है और वहां भी शरिया है। वहां क्यों नहीं करते कि नहीं हम हलाला करेंगे या और दूसरे कार्यक्रम करेंगे? वहां तो नहीं कोई कहता, नहीं कह रहे ना।
ये अलग बात है कि ब्रिटेन में स्थिति इस वक्त दूसरी है। अंग्रेज यहां पाकिस्तान बना के गए थे और जिनके लिए पाकिस्तान बना के गए वो अब ब्रिटेन में पाकिस्तान बनाने पे आमादा है। मौलाना साहब वो करे ना, अब हम ब्रिटेन में भी एक पाकिस्तान बनाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पंजीरी बट रही है वहां ब्रिटेन में। क्या माउंट बेटन ये है, ये भारत बांट के गए थे ना, बड़ा खुश थे। बोले भारत के कैंची चला दी हमने नक्शे पे। अच्छा जी, अभी 100 साल नहीं हुए मौलाना साहब, प्रकृति का चक्र घूमा है। वही अंग्रेज जान बचाए घूम रहे हैं लंदन की गली, ब्रिटेन की गलियों में। क्या? और वही लोग जिनके लिए अंग्रेजों ने पाकिस्तान को जन्म दिया, जिन्ना के ऊपर हाथ रखकर, वो लोग कह रहे हैं ना तुम्हें हमारी कसम, पीछे हट जाओ, यही पाकिस्तान बनाएंगे। क्या? अब लो कर लो बात। तीसरी बात, मैं उस बहस में पढ़ता ही नहीं कि इससे हिंदुओं को नुकसान होगा, मुसलमानों को नुकसान होगा, दलितों को होगा, आगे ब्राह्मणों को होगा। मैं इस बहस में जा ही नहीं रहा। जब इस देश में, एक पुरानी बात बताता हूं, जब इस देश में जवाहरलाल जी हिंदू कोड बिल लेके आए मौलाना साहब, क्या, तो उस पर आपत्तियां आई पार्लियामेंट में, जबकि नेहरू जी बड़े कद के नेता थे। नेहरू जी ने कहा कि इस बार हमारे कहे पे हिंदू कोड बिल पास करा दो। मैं वचन देता हूं जवाहरलाल कि बहुत जल्दी इसी महान सदन में मैं मुस्लिम कोड बिल लेके आऊंगा। और हिंदू कोड बिल पास होने के बाद नेहरू जी सोने चले गए। उनसे पर जब किसी ने पूछा 10 साल बाद, 15 साल बाद, बोले भैया उसका कुछ नहीं किया। अरे बोले पागल हो क्या? एक विदेशी ने उनसे इंटरव्यू लिया था, उसने पूछा कि पंडित नेहरू व्हाट अबाउट मुस्लिम कोड बिल? तो पंडित जी ने कहा कि हमारे देश में मुसलमानों की तादाद बड़ी है और मुझे नहीं लगता कि सरकार को ये जोखिम लेना चाहिए। क्यों भैया? तब नहीं समझ में आया था, तब गुलगुला समझ के खा लिया। यही धोखा है इस देश के साथ मौलाना साहब, यही धोखा है। दो कानून क्यों चले? इसका नाम सेकुलर हो, अनसेकुलर हो, इससे मैं बहस में नहीं पड़ता। और संसद को कौन माइका लाल रोक सकता है? भारत की सार्वभौम सत्ता तो संसद में ही निहित है ना, और संसद ही सर्वोच्च है। अगर 2024 की में संसद ये निर्णय लेती है कि देश में एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, तो क्या समस्या है? अंबेडकर जी की बात मैंने उद्धृत कर दी। मसला ये नहीं, हर चीज को इससे मत करो। एक बात जैसे कही गई कि जन जागरण करो, सब लोग कानून जाने। मौलाना साहब, ये जन जागरण से कुछ नहीं होने वाला। मतलब का कानून सबको पता है, गलत बोलूं तो टोक दीजिएगा। मतलब भर का कानून, कहां राशन बट रहा सबको पता है कि नहीं पता है? त्रिपाठी जी, इस देश में कोई ऐसा है जिसको ना पता हो राशन कहां बट रहा और कितना बट रहा है? बताओ। राजज्ञा तो किसी ने नहीं देखी राशन की, कैबिनेट नोट भी नहीं देखा, लेकिन ननकू को भी पता और रज्जाक को भी पता कि एक आदमी पे 5 किलो मिलना, उसे 4.5 किलो देख के देखो, वही झुट्टम झुट्टा हो जाएगा, दे दबा दब। उसको पता नहीं, आपको ज्यादा, हमको आपको पता है। फार्म भरने से वो लोहिया आवास, प्रधानमंत्री आवास मिलता है, ये सबको पता है। फार्म कहां मिलता कि नहीं मिलता? मौलाना साहब बताओ, कोई आदमी ऐसा पूरे देश में जिसको ना पता हो? वो पढ़े लिखे नहीं है। अभी किसी ने कहा था कि पढ़े लिखे लोग नहीं है, पहले सब पढ़ जाएं। गजब, जो पढ़े नहीं वो तो सब जानते हैं, जितना पढ़े वाले नहीं जानते। ये नहीं समझाओ भैया, ना ना ना, सब जानते। जो हमारे यहाँ स्कूली शिक्षा नहीं ग्रहण किए, ये उनका अपमान है कि वो नहीं जानते। वो सब जानते हैं, शिक्षा ग्रहण किए हुए से ज्यादा जानते हैं। क्या? इसलिए न समझाइए कि हम आप ज्यादा समझदार हैं। ना ना ना, भारत की जनता बहुत समझदार है, वो सब जानती कहां क्या खेल हो रहा है। अभी एक सर अंग्रेजी में नियम घोषित हो जाए मौलाना साहब, अंग्रेजी, कठिन अंग्रेजी में, कि जिसके 3 बच्चे होंगे उसे सिलेंडर सब्सिडी वाला नहीं मिलेगा। मान लीजिए, क्या
सुबेरे हिंदुस्तान का कोई आदमी नहीं मिलेगा जिसको इसकी जानकारी ना हो जाए। क्या अंग्रेजी छोड़ो, जो हिंदी नहीं जानता वो भी आपसे पूछ कहेगा मौलाना साहब सुनिए ऐसा नियम बन गया क्या? ये तंत्र है ना कोई जो नीचे तक बात पहुंचाता है ना? हम लोग सोचते हैं कि हम ही लोग विद्वान हैं, ऐसा नहीं भैया। और इस सबसे हटके एक मोटी बात ये कि जब हम कहा गया कि देश का ताना बाना बिखर जाएगा, मौलाना साहब जिन लोगों ने बुनकरों को देखा है काम करते हुए लूम पर, क्या चाहे हैंडलूम चाहे पावर लूम, धागा एक सा होना चाहिए चादर के लिए। धागे की मोटाई में अंतर होगा तो चादर नहीं बिनी जाएगी, और बिनी जाएगी तो उसमें वो सौंदर्य नहीं आएगा, नफासत नहीं आएगी। हिंदुस्तान की चादर भी अलग अलग धागों से उनका उस आग रहेगा तो चादर एक सार नहीं होगी। और एक शायद कुछ बात आई थी विभाजन के समय की, तो मुझे एक बात याद आ गई, वो भी रखी दूं। मौलाना साहब की संगत है तो उनके संज्ञान में चीज रहेगी, बड़ी रोचक चीज है। जब आखिरी बार यहां चुनाव हुआ, जब जिन्ना की पार्टी भी लड़ी, तो जिन्ना की पार्टी को 90% से ज्यादा वोट दिया दक्षिण के मुसलमानों ने। मौलाना साहब क्या 90 से 98% तक वोट दिया, पाकिस्तान पाकिस्तान क्या। और जब जिन्ना को मिल गया पाकिस्तान तो कुंडी बंद कर ली, फिर दक्षिण वाले नहीं गए, फिर बोले उत्तर वाले तुम जाओ, उत्तर वाले तुम जाओ। दक्षिण से शायद 2-4% गया होगा मुसलमान। क्यों ये खेला क्यों किया था? क्यों किया था ये तो पूछना पड़ेगा ना। नहीं, ये षड्यंत्र था, ये क्या था? आपने वोट दिया और जब जाने की बात आई तो पर्दे के पीछे फिर कहा रामपुर वाले जाओ, संभल वाले जाओ, अलीगढ़ वाले जाओ, भागलपुर वाले जाओ, मुजफ्फरपुर वाले जाओ। नहीं मौलाना साहब गलत कहूं तो टोक दीजिएगा, ये तरीका ठीक नहीं। देश में एक साथ रहिए, गंगा के पानी की तरह रहिए, यमुना के पानी की तरह रहिए। उससे वजू भी होता है और उससे आचमन भी होता है, उससे पूजा भी होती है, उससे इबादत भी होती है। कानून एक रहना चाहिए। दो भारत माता की संतानें हैं सब, उन संतानों के लिए अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए। और जिन्हें फिर अलग चाहिए वो फिर पूरा अलग का पैकेज लें, पैकेज डील चलाओ। अगर ये कमीज लोगे तो इसके साथ पैंट भी लेनी पड़ेगी। क्या कमीज ही लेंगे और पैंट बोलेंगे नहीं चलेगा भैया? पैकेज डील है, कंप्लीट शरिया चाहिए कंप्लीट शरिया लीजिए, और नहीं तो यूसीसी सबके हित की बात है। इसको ये मत कहिए दलितों का, आदिवासियों का, क्योंकि मैं भी एक बड़ा एक वो देख रहा हूँ ट्रिक कि शायद अंदर कहीं चर्चा हुई होगी कि राय बनी होगी कि आप लोग आगे मत आइए, आप लोग कहिए दलितों को संकट है, आदिवासियों को संकट है, हम तो उनके लिए लड़ रहे हैं। दलितों को बोलने दीजिए, आदिवासियों को बोलने दीजिए, उनकी बात भारत सुनेगा, वो भारत की संतान है। लेकिन जब भी कोई बड़ा कानून आएगा मौलाना साहब, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने में समय तो लगता ही है ना। फिर कानून आ जाता है तो आ ही जाता है। धन्यवाद।